नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। मनहूसियत का स्मॉग हस्तिनापुर के ऊपर छाया हुआ था। जनता को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सरकारें नदी की धुलाई में लगी हुई थी। दरबार का माहौल भी धुंध की चपेट में था। कोई खास कामकाज नहीं, बस खाना पूर्ति हो रही थी। धृतराष्ट्र लंबे समय बाद दरबार में आए थे। सूरज कई दिनों से दिखा नहीं था। कार्तिक के महीने में माघ पूस का कोहरा धृतराष्ट्र को पच नहीं रहा था, सो उन्होंने यहीं से शुरुआत की। संजय, ये मौसम का मिजाज वीरान सा क्यों है? आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? शहरयार की लिखी लोकप्रिय लाइन में धृतराष्ट्र ने बड़ा बारीक सा बदलाव किया था, जिसे संजय पकड़ नहीं पाए। बस उनके मुंह से अकस्मात ही एक शब्द निकला, स्मॉग। धृतराष्ट्र के सामने यह शब्द पहली दफा आया था। उन्होंने कहा, यह क्या बला है? संजय ने कहा, बला नहीं महाराज, यह बदकिस्मती है। एक हुआ स्मोक, दूसरा हुआ फॉग, यानी धुआं और कोहरा आपस में मिल जाएं तो बनता है एक बड़ा जहर, जिसे कहते हैं स्मॉग। हस्तिनापुर की जमीन से लेकर आसमान तक स्मॉग जम गया है। एक बार यह जम जाए तो हवा और सांस के साथ साथ आदमी की चेतना पर भी जम जाता है। एक तरफ यह सूरज को ढकता है, दूसरी तरफ लोगों के ज्ञान का सूरज भी डूबने लगता है। आपने देखा होगा छठ के मौके पर क्या क्या हुआ। सांसों की रस्साकशी से गुजरते हुए धृतराष्ट्र ने डंकापति का हाल पूछा। धृतराष्ट्र की इस फरमाइश पर संजय का ताना बाना बिखर गया। धूल और धुएं की मोटी चादर के बीच वो तार बेतार के जरिए सिग्नल पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिग्नल धुंध का फायदा उठाकर संजय के राडार को बार बार चकमा दे रहे थे। काफी मशक्कत के बाद संजय को कुछ दिखा और वो खुशी से उछल पड़े। धृतराष्ट्र ने इस खुशी का कारण जानना चाहा। संजय ने बताया, महाराज डंकापति ने अपने महल में एक बार फिर से उत्सव आयोजित किया है। इस बार पद्म पुरस्कारों का उत्सव है। एक से एक दरबारी नवरत्नों को पुरस्कार बंट रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिए 119 पद्म अवार्ड। राष्ट्रपति भवन में हुआ शानदार कार्यक्रम। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दिया गया पद्म विभूषण। एसपी बालासुब्रमण्यम को भी पद्म विभूषण। दिग्गज नेता अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को भी पद्म सम्मान। परिजनों ने ग्रहण किया सम्मान। यह सुनकर धृतराष्ट्र को पहली दफा मजा आया। उन्होंने पूछा, कोई खास दरबारी? संजय ने कहा, यूं तो बहुतेरे हैं महाराज, लेकिन डंकापति की खासुल खास कंगना रनौत का जिक्र मुनासिब होगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, ये क्या करती हैं? संजय ने कहा, नाम के मुताबिक वक्त बेवक्त राग कुकुरहाओं में खनकने वाली कंगना। धृतराष्ट्र को और मजा आ गया। उन्हें कंगना के राग कुकुरहाओं में बड़ी दिलचस्पी जाग गई। उन्होंने संजय को आदेश दिया कि कंगना के राग कुकुरहाओं की कुछ झलकियां पेश की जाएं। फरमाइश महाराज की। चश्मदीद समूचा हस्तिनापुर का दरबार सबको हाजिर नाजिर मानते हुए संजय ने कहा, डंकापति ने जैसे ही उन्हें पद्मश्री दिया, अगले दिन जश्न मनाते हुए उन्होंने राग कुकुरहाओं की पहली किस्त जारी कर दी। British were acutely aware of it, that the blood will flow, but they decided whose blood will flow. It shouldn't be their blood. And for that, they needed some people who could help them. So that Indians' blood flows, but not theirs. Now these are the people who were labeled as liberals, Congress, and so on and so forth. These are the people who swiftly, like, आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? आप खुद बताइए। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। मजे की बात है कि इस कुकुरहाओं पर एंकरा नाविका कुमार ने कोई तल्ख प्रतिक्रिया नहीं जताई। नीलकंठ की तरह विषपान कर गई। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं। दरअसल डंकापति का दरबार ऐसे ही नवरत्नों से भरा पड़ा है महाराज। हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। संजय ने आगे की कथा बांची। डंकापति जिस पार्टी का वर्तमान है, ये मोहतरमा उसी पार्टी का भविष्य है। खैर, कंगना की कुकुरहाओं पर आते हैं। वो कीवर्ड पर खेलती हैं। इनके ताज़ा बयान का कीवर्ड है भीख। आपको याद हो न हो, भीख डंकापति का कीवर्ड रहा है।
बहन कंगना ने अपने सुप्रीम लीडर के सम्मान में उनका कीवर्ड उठा लिया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी कभी वो कुत्ता कीवर्ड उठा लेती हैं। आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा, उसके लिए अपना रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। वो दिन चले गए जब हिंदुस्तान भीख मांगेगा, भीख कटोरा भिक्षा। सुप्रीम लीडर के प्रति कंगना के समर्पण में कोई दाग नहीं है। आलम यह है कि 1947 में जो भीख मिली थी उसमें कंगना के दादा का कटोरा भी शामिल था, लेकिन सुप्रीम लीडर की मोहब्बत में कंगना ने अपने दादा का कटोरा भी खारिज कर दिया। My great grandfather was a freedom fighters. धृतराष्ट्र को लगातार मजा आ रहा था, संजय भी जारी थे। उन्होंने कहा, आजादी की तारीख साल 2014 पर शिफ्ट करके बहन कंगना ने डंकापति को एक बड़े नैतिक संकट से भी उबार लिया है। 99 साल वाली लीज की आजादी की मियाद एक झटके में उन्होंने 93 साल तक बढ़ा दिया है। अब डंकापति चिंता से मुक्त होकर राजकाज में मन लगा सकते हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र का धैर्य छूटने लगा, क्योंकि गणित में उनका हाथ तंग था और संजय दम पर दम आंकड़े गिनवा रहे थे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय कुछ और हो तो बताओ। संजय ने कहा, जहां तक इतिहास का प्रश्न है तो डंकापति के राज में जहालत की गंगा ऊपर से बहते हुए कंगना और 99 साल वाली मोहतरमा तक पहुंचती है। क्या डंकापति के शागिर्द? सबका इतिहास ज्ञान हार्डवर्क लेवल का है, हार्वर्ड नहीं। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाइए, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो। यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वो सिकंदर को महान बता दिया। यह सुनकर धृतराष्ट्र को और मजा आ गया। उन्होंने मजे मजे में संजय से पूछ लिया, चंद्रगुप्त का अमित शाह कौन था? संजय समझ गए कि महाराज टांग खींच रहे हैं, इसलिए वो चुप रहे। तब धृतराष्ट्र ने फलसफानी अंदाज में कहा, राम जी की भक्ति अलग बात है और राम जी की ठेकेदारी एकदम अलग बात है। संजय धृतराष्ट्र की बात का मर्म पकड़ पाते उसके पहले ही अचानक से हस्तिनापुर पर अज्ञान और अहंकार का स्मॉग फिर से छा गया। एक बार फिर से सिग्नल राडार से लुका छिपी करने लगे। माजरा भांपकर धृतराष्ट्र भी अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो जल्द ही त्रिपुरा पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत पीछे छोड़ देगी। इसके बाद यूपी वालों के पास मुंह से ठाए ठाए के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ताज़ा मामला यह है कि त्रिपुरा पुलिस ने HW नेटवर्क की 2 पत्रकारों समृद्ध सकुनिया और स्वर्णा झा को गिरफ्तार कर लिया है। वजह अपराध, साजिश, कुछ तो किया होगा उन दोनों पत्रकारों ने। जवाब है, दोनों पत्रकारों के खिलाफ अब तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिसके लिए ताज़िराते हिंद की किसी दफ़ा में कोई सज़ा मुकर्रर हो। बस त्रिपुरा पुलिस ने भाईचारगी में दोनों को हाजत में डाल दिया है। HW और तमाम मीडिया के संगठनों ने इस बाबत बयान जारी कर अपना विरोध दर्ज करवाया है, लेकिन सिर्फ इतने भर से क्या त्रिपुरा पुलिस उत्तर प्रदेश वाले भाई बहनों से आगे निकल सकती है? थोड़ा ठहरिए, उन्होंने और भी बहुत कुछ किया है। पिछले हफ्ते त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बारे में ट्विटर पर लिखने वाले 102 सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस ने सीधे UAPA के तहत नोटिस जारी कर दिया। जो कानून दुर्लभ स्थितियों में दुर्लभ अपराधों के लिए इस्तेमाल होता है, उसे मनमाने ढंग से पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों को निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक यह विशेषज्ञता यूपी पुलिस वालों को ही हासिल थी। यहाँ पर त्रिपुरा पुलिस ने यूपी पुलिस को तगड़ा कंपटीशन दिया है। पत्रकार श्याम मीरा सिंह का मामला बहुत मज़ेदार है। उन्होंने एक ट्वीट किया, त्रिपुरा इज बर्निंग। इन 3 शब्दों में इतनी ताकत है कि विश्वगुरु भारत की चूल्हे हिल गई।
सुपर पावर के आउटर सिग्नल पर खड़े ताकतवर भारतीय राष्ट्र राज्य को लगा कि इन 3 शब्दों के जरिए ही उसे उखाड़ फेंका जाएगा। लिहाजा त्रिपुरा पुलिस ने श्याम मीरा सिंह के खिलाफ यूएपीए के तहत नोटिस जारी कर दिया। त्रिपुरा पुलिस पत्रकार श्याम मीरा सिंह को यूएपीए की धारा के तहत पूछताछ के लिए नोटिस भेजती है, क्योंकि श्याम मीरा सिंह ने ट्विटर पर लिखा था त्रिपुरा जल रहा है। अव्वल तो त्रिपुरा जल रहा है लिखना कहीं से भी भड़काऊ नहीं है, लेकिन क्या पुलिस भड़काऊ भाषणों को लेकर दर्ज एनएसए यूएपीए के मामलों में अदालतों की टिप्पणियां नहीं पढ़ती होगी? पत्रकारों के खिलाफ राज्य की ताकत का बेजा इस्तेमाल इस दौर की हकीकत है। इसके चलते भारत पत्रकारिता के लिए सबसे मुश्किल देशों की श्रेणी में तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। हमारे रिपोर्टर आयुष तिवारी इस वक्त त्रिपुरा में हैं। त्रिपुरा के हालात पर उनके रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री के हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार, मैं न्यूज़ लॉन्ड्री से आयुष तिवारी अभी अगरतला के त्रिपुरा शहर में हूँ। पिछले कुछ दिनों में जो मैंने यहाँ से रिपोर्ट्स फाइल की, उसमें मैंने ये दिखाया है कि बीते दिनों जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ त्रिपुरा में हिंसा हुई है, उसमें एक अक्यूज्ड है रानू दास, जो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य हैं और जिन्हें पिछले 2 हफ्तों में यहाँ की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हमने ये भी रिपोर्ट किया कि गिरफ्तार वह पत्रकार हो रहे हैं जो बाहर से आके यहाँ पर जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी एक रिपोर्ट इस पे भी है कि त्रिपुरा सरकार का जो एक दावा है कि पिछले दिनों पूरे प्रदेश में किसी भी मस्जिद में आग नहीं लगी, ये सच नहीं है। हम आप तक ऐसी रिपोर्ट्स इसलिए ला पा रहे हैं क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं, और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम आप तक त्रिपुरा से ज़मीनी हकीकत लाते रहें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें कि मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें। भारत में पत्रकारिता को लगातार मुश्किल बनाया जा रहा है। इसके बावजूद हम देश के दीगर हिस्सों से जनहित वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स कर पा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री देश का पहला सब्सक्राइबर के सहारे चलने वाला मीडिया संस्थान है। हम ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके समर्थन से कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। त्रिपुरा में हिंसक प्रदर्शन हुए, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, लेकिन मोटे तौर पर नोएडा फिल्म सिटी की बैरकों में इसको लेकर शांति बनी रही। लेकिन हफ्ता बीतते बीतते अचानक से खबरिया चैनलों में त्रिपुरा को लेकर उबाल आ गया, क्योंकि त्रिपुरा की प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। महाराष्ट्र की घटना में खबरिया चैनलों के लिए ज़रूरी सांप्रदायिकता का खाद पानी मौजूद था, जो कि त्रिपुरा में नहीं था। सबको एक बार फिर से हिंदू मुसलमान का फर्जी आयुध मिल गया था। महाराष्ट्र की हिंसा का लिंक मिला त्रिपुरा में। मैं आज आपको महाभारत में बताऊंगी कि कैसे ये त्रिपुरा का लिंक सामने आया है। आज आपको बताऊंगी महाभारत में कि कैसे त्रिपुरा का झूठ संप्रदायों में फूट डाल गया। ये अफवाह फैलाई गई कि त्रिपुरा में मुसलमानों के घरों को जला दिया गया है, लेकिन ये अफवाह आग की तरह भारत के अलग अलग राज्यों में फैल गई और महाराष्ट्र में आज इसने एक हिंसक रूप ले लिया। ये नाम दिया जा रहा है इसको शांति मार्च, अमन का नाम, लेकिन दंगे का काम। ये क्या साजिश कोई बुनी जा रही है नए सिरे से, वहां पर किसी तरह से सांप्रदायिक उन्माद जो है वो फैलाया जाए। डिजिटल दंगाइयों की आरती उतारे। जिस दंगा ब्रिगेड ने त्रिपुरा के बहाने फिर देश में सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश की, आरती उतारे उनकी। जहरखुरान एंकराओं की इस भीड़ में एक नाम ऐसा भी है जिसे किसी खास मौके, मुद्दे या फिर खाद पानी की जरूरत नहीं। उसके डीएनए में जहर भरा है। वह बियाबान में खड़ा होकर भी हिंदू मुसलमान के सिलेबस पर सफलतापूर्वक मुर्गे लड़ा सकता है। मसलन जब लड़ाने को कुछ नहीं था, तब उसने लाउड स्पीकर पर अजान की लड़ाई लड़ी। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से हर कोई परेशान है मेरे ख्याल से। तो मेरे साथ क्या होगा? आप लोग तो मेरे कान में अजान घुसेड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके कान में जय श्री राम या माइक अगर स्पीकर लगा दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? हमें तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं मान सकता हूं। इतना ही नहीं, अपनी जहर बुझी जहालत को सहारा देने के लिए इस अनपढ़ आदमी ने 15वीं सदी के महान समाज सुधारक और संत कबीरदास को खींच लिया। संत कबीर के दोहे से शुरुआत करूंगा, आज देश नहीं झुकने देंगे की। ध्यान से सुनिएगा। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भयो खुदाए। अव्वल तो इसने कबीर को कितना कम पढ़ा है, इस बात को लेकर मैं शर्त लगा सकता हूं। दूसरी बात, कबीर को अपनी जहालत और थेथरई के लिए संदर्भ से परे जाकर कोट करना बेहयाई की हद है।
कबीर ने अपनी लुकाठी से हिंदू और मुसलमान दोनों के कर्मकांडी पाखंडी कट्टरवाद की धुलाई बिना किसी भेदभाव के की थी। कबीर का एक दोहा यह भी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाके भले पीस खाए संसार। कबीर इस दौर में होते तो अब तक ये हुड़कचुल्लू एंकराएं उनकी मॉब लिंचिंग करवा चुके होते। हम कबीर को भी दाभोलकर और कलबुर्गी की तरह याद कर रहे होते। संदर्भ से परे जाकर सिर्फ कबीरदास को ही कोट नहीं किया गया। पत्रकार अगर कंचन गुप्ता जैसा अति वरिष्ठ हो और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार हो तो अखिलेश यादव का बयान भी संदर्भ से काटकर प्रसारित किया जा सकता है। आप अति वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता का यह वीडियो ट्वीट देखिए। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे। कंचन गुप्ता ने यह ट्वीट पहले 31 अक्टूबर को किया, लेकिन इससे उनकी दबी हुई हसरतें पूरी नहीं हुई। दबी हुई हसरतों को पूरा करने के लिए अतिवरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता ने अपना यही ट्वीट 1 नवंबर को फिर से रिट्वीट किया। इस ट्वीट को अब तक 10,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, 4300 से ज़्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं और इसमें तमाम वेरीफाइड हैंडल भी शामिल हैं। इस पर 950 से ज़्यादा कमेंट हैं। अति वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता के इस ट्वीट पर और ज़्यादा बात करने से पहले आप अखिलेश यादव का पूरा बयान सुन लें। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अति वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए हम इसे फेक न्यूज़ का प्रसारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसे मिस इन्फॉर्मेशन का प्रसारण जरूर कहेंगे। हम यह भी कहेंगे कि कंचन गुप्ता जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए भाजपा ने अमित मालवीय के नेतृत्व में एक पूरी IT सेल बना रखी है। उनका काम ही है झूठ का तिलिस्म खड़ा करके सच को संदेह के दायरे में खड़ा करना। आपका बयान इस दर्जे का है गुप्ता जी। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। अब आप राहुल गांधी का पूरा बयान भी सुन लीजिए। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। कंचन जी की अति वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए हमारी उनको सलाह है कि अमित मालवीय से कंपटीशन न करें। इसमें आपके जीतने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट ABP न्यूज़ से है। यह रिपोर्ट दिल्ली की बर्बाद आबो हवा के ऊपर है। दिल्ली की हवा में फैले धूल और धुएं का कोहरा खत्म करने के लिए बने स्मॉग टावरों से क्या फायदा दिल्ली की जनता को मिला है। 9 दिन में दिल्ली को 2.5 कोस ही तय करना था, तो फिर यह सारा तामझाम क्यों? जनता के करोड़ों रुपए विज्ञापन पर फूके जा रहे हैं, लेकिन जनता को साफ हवा पर खर्च करने के लिए विजन या फिर विल पावर किसी में नहीं है। कि ये स्मॉग टावर है जो कनॉट प्लेस पर लगा हुआ है, ये हवा को साफ करने के लिए लगाया गया है, लेकिन हवा में प्रदूषण का स्तर इतना है कि स्मॉग टावर से होकर हवा गुजर रही है, फिर भी उस हवा में PM 2.5 या PM 10 यानी हवा में प्रदूषण का जो स्तर है वो गंभीर श्रेणी में है। देखिए फिलहाल कनॉट प्लेस में जो ये आंकड़े स्मॉग टावर से हमें नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल 641.15 है PM 2.5 यानी गंभीरता काफी गंभीर स्थिति में है हवा में प्रदूषण का स्तर। स्मॉग टावर से होकर जब हवा को साफ किया जा रहा है, इसके बाद क्या स्तर है, उसके बाद भी PM 2.5 इस इलाके में 382.88 है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।